आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है? ऑडियोमीटर, ओडोमीटर, गायरोस्कोप, ऑन्डोमीटर। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी आपके जो वाहन में, मोटरसाइकिल में, कार में जो मीटर होता है वो ओडोमीटर होता है। गायरोस्कोप का इस्तेमाल किसी वस्तु की कोणीय माप को मापने के लिए किया जाता है। वहीं ऑन्डोमीटर का प्रयोग जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का, डी वाला। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों को उगाना, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, वर्मीकल्चर, मत्स्य उत्पादन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। देखिए, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है जल में पौधों को उगाना, उसे हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर के तहत बागवानी आ जाती है। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केंचुआ पालन से है, यानी इसका मतलब जो है जो केंचुआ पालन होता है वो वर्मी कल्चर में आ जाता है। तो यहां पर आपका सी वाला गलत हो जाएगा। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का, सी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का बनाना, ऊर्जा का निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का, डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहली है आयुर्वेद, दूसरा है योग, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी। उपरोक्त चिकित्सा पद्धतियों में से किन्हें भारत की चिकित्सा पद्धति में शामिल किया गया है? भारतीय चिकित्सा में 6 पद्धतियों को शामिल किया गया है और इनको याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए, इनके लिए आयुष मंत्रालय भी बनाया गया है। एक तो आयुर्वेद है, दूसरी योग है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है और प्राकृतिक चिकित्सा है यानी कि नेचुरोपैथी है। तो ये सभी जो है इसमें शामिल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का, डी, यानी उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है आपका, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से निम्नलिखित में से किस या किन का उत्सर्जन होता है? सल्फर के ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, पारा। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसके अतिरिक्त पार्टिकुलेट मैटर, पारा, कैडमियम, सीसा जैसे तत्वों का भी उत्सर्जन होता है। यानी ये सभी जो तत्व यहां लिखे हुए हैं इन सब का उत्सर्जन कोयले के दहन से होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का, डी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल प्रदूषक हैं और उनकी निष्कासन विधि है अमोनिया, आयन विनिमय द्वारा, पारा, प्रतिलोम परासरण द्वारा, फिनोलिक, बहुलक अवशोषण द्वारा। देखिए यहां पर आपका सही वाला जो है वो 1 और 3 है। अमोनिया जो है अमोनिया का निष्कासन आयन विनिमय द्वारा होता है। वहीं फिनोलिक का जो निष्कासन है बहुलक अवशोषण द्वारा होता है। पारा प्रदूषण को आयन विनिमय विधि द्वारा निष्कासित किया जाता है। यानी पारा जो प्रदूषण है इसको भी आयन विनिमय के द्वारा ही निष्कासित किया जाता है, ना कि प्रतिलोम परासरण द्वारा। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है छठवें का, सी, 1 और 3। सातवां प्रश्न है आपका, दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ध्वनि की चाल घट जाती है, ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं? ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सातवें का, सी वाला। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, मीथेनोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। वहीं मीथेनोइक अम्ल जो है ये बिच्छू के डंक में या फिर जो चींटियां होती हैं, चींटियों के काटने में, जो चींटियां जो काटती हैं, लाल चींटी जो काटती हैं उसके डंक में भी मीथेनोइक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। कार्बोनिक अम्ल जो है सोडा वाटर और अन्य पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल उपस्थित होता है। तो
तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो है 8वें का ए वाला। 9वां प्रश्न है आपका, एरोसॉल है किसी द्रव में गैस का परिक्षेपण, गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण, गैस में केवल द्रव कणों का परिक्षेपण, किसी द्रव में ठोस का परिक्षेपण। गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसॉल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसॉल को धुआं कहते हैं, और जब परिक्षेपित कण द्रव होता है तो ऐसे एरोसॉल को कोहरा कहा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का बी, गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसॉल कहलाता है। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में, पोटेशियम सल्फेट बारूद बनाने में, सिल्वर नाइट्रेट अंगुलियों पर निशान लगाने वाली स्याही में। देखिए यहां पर बात करें तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में होता है, मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का इस्तेमाल बेकरी में होता है, पोटेशियम सल्फेट का जो प्रयोग है ये आपके फर्टिलाइजर में यानी उर्वरक में किया जाता है, न कि बारूद बनाने में, यानी इसका इस्तेमाल उर्वरक के रूप में होता है। जबकि जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ध्यान देना, पोटेशियम जो नाइट्रेट है इसका इस्तेमाल जो है बारूद बनाने में होता है। तो यहां पर आपका सी वाला गलत है। वहीं सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है अंगुलियों पर निशान लगाने वाली स्याही में इसका प्रयोग होता है। तो यहां पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो 10वें का सी वाला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।